सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद जब 1947 में लाखों कुर्बानियों के बाद देश को आजादी मिली, न जाने कितने भागों में बटा हुआ देश, जब सरदार पटेल के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा और इस देश को कैसे एकजुट किया जाए, वो जिम्मेदारी सरदार पटेल साहब की थी। उसके बाद देश में संविधान आया और देश के अंदर पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, वो संविधान के ऊपर अंदर सारी व्यवस्थाएं दी गई थी। ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान 3 भागों में निर्धारित किया गया: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और अगर ये तीनों ही क्षेत्र अगर अनसुना करने लगे आम आदमी के आवाज को, तो एक चौथा स्तंभ तैयार किया गया, प्रेस। आजादी के 75 साल बीतने के बाद निश्चित तौर पे समाज के अंदर बहुत खामियां आई, व्यवस्था के अंदर खामियां आई, दुश्वारियां आई। विधायिका ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ दिया। विधायिका ने जब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा तो उसका पीछा करता हुआ कार्यपालिका उसके पीछे लग गई। तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। समाज में असहाय, लाचार, बेसहारा, जरूरतमंदों की आवाज को कुचला जाने लगा। पूरा देश 200 संपन्न वर्गों के हाथों में कैद हो गया। आम आदमी की आवाज हर जगह से ठुकराई जाने लगी। विधायिका में बड़े बड़े मंत्री, सांसद, विधायकों ने जरूरतमंदों से मुंह मोड़ दिया। जब उन्होंने मुंह मोड़ा तो अधिकारी उनसे बड़े तानाशाह हो गए, उन्होंने सुनना बंद कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका के अंदर जरूरतमंद आम आदमी की आवाज कौन बने, तो न्यायपालिका ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने का बीड़ा उठाया। अब लेकिन इनकी पैरवी कौन करे, इसके लिए अधिवक्ताओं ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली कि नहीं, ऐसे असहाय, लाचार, बेसहारा, जरूरतमंद आम नागरिकों की आवाज अगर ऐसे लोग आते हैं, वो हम अपने कंधों पे ये पीड़ा उठाते हैं। ऐसे ही लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के एक युवा तेज तर्रार अधिवक्ता संदीप नारायण आज दृष्टांत कार्यालय में अपने बॉस शांतनु शर्मा के साथ, अन्य साथियों के साथ आए। तो निश्चित बहुत बात पर मुझे ये प्रेरित हो, मुझे अंदर से किया जाने लगा कि आज संदीप नारायण जैसे युवा अधिवक्ता का साक्षात्कार होना दृष्टांत कार्यालय में जरूरी है। संदीप जी, आप युवा अधिवक्ता हैं और दृष्टांत कार्यालय में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस सोच के साथ आपने अधिवक्ता बनने का निर्णय लिया था? जी, सोच हमारी ये थी कि जितना जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनको जानकारी नहीं है कि न्यायालय में जाया कैसे जाता है या क्या कितनी फीस लग सकती है, जो न्यायालय में किस तरीके से पैरवी करी जाती है, या जो गरीब कुचला वर्ग है जिसको न्याय आसानी से दिलाया जा सकता है, जितना कम बजट में, जितना आसानी से, उसके लिए मैं इस फील्ड में आया। न्यायालय में बड़े बड़े अधिवक्तागण हैं जिनकी मोटी मोटी फीस है, आम नागरिक की पहुंच से वो दूर हैं। तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या आपके मन में किस तरीके का भाव आया? भाव से तो पहले जो हम अपने ऊपर सुधार कर सकते हैं, जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कोई भी आता है जिसको किसी भी तरीके से लीगल फील्ड के बारे में जानकारी चाहिए, जो रेमेडी चाहिए, उसका हम लोग कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं लेते हैं, उसको फ्री बताया जाता है। जब वो आगे की कोई कार्रवाई करवाता है तो उसका जो जितना होता है तो हम लोग सजेस्ट कर देते हैं, वरना जो और कोई करवा सकता है उसको बस भेज दिया जाता है। फिलहाल सारी रेमेडी हम लोग दिलवा देते हैं उसको। आखिर न्यायपालिका में न्याय में इतना समय क्यों लगता है?
कि आम नागरिक न्यायालय के चक्कर काटते 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 थक जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक अधिवक्ता की क्या जिम्मेदारी बनती है? उसका अब ये तो विधायिका के ही थ्रू हो सकता है, क्योंकि जो सीआरपीसी बनी है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा तभी आप किसी को सजा दे सकते हो। जब तक वो फॉलो नहीं होगा तो उसमें विधायिका ने फास्ट ट्रैकिंग कोड बनाया है, काफ़ी कुछ सुधार किया है, लेकिन अभी और भी ज़रूरत है, क्योंकि लंबित मुकदमे बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ गलत तरीके से फर्जी मुकदमे भी आ रहे हैं जिसपे कि बहुत लंबा खिंचता जाता है, इससे कि जो जेन्युइन मुकदमे होते हैं, जो जेन्युइन पीड़ित होते हैं, उनके भी मुकदमे काफ़ी लंबित होते रहते हैं। इस वजह से न्याय पाने में काफ़ी देरी होती है। लंबित मामलों का न्यायालय में समाधान क्या है? उसमें अब जितना अभी तक हुआ है कि एडिशनल कोर्ट्स बनाई गई हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट कर दिया गया है, इसको और बढ़ा सकते हैं जितना हमारा नॉलेज है। और उसके अलावा विद्वान लोग हैं हमसे ज़्यादा, वो और अच्छा कुछ अनुसंधान कर सकते हैं, नया संशोधन कर सकते हैं कि उससे और अच्छा और जल्दी न्याय मिल सके। आम नागरिक की एक सोच बन गई है कि न्यायालय में न्याय बिकता है, इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? नहीं, जितना मेरा अनुभव तो अभी तक रहा है कि आप न्याय खरीद नहीं सकते हो। बस इतना है कि आपको देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपको थोड़ा सा धैर्य बरतना पड़ेगा जब तक प्रणाली थोड़े से सुदृढ़ नहीं होती है। जो न्यायालय का कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण न होना, ये भी तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। न्यायालय के सारे जो लंबित मामले हैं उनका कंप्यूटरीकरण क्यों नहीं हो रहा है, जिससे जल्द से जल्द निस्तारण हो सके? क्या माननीय न्यायाधीशों को इसके लिए आगे नहीं आना चाहिए? अब इसका जितना मेरा नॉलेज है, मैंने देखा है वीडियो, वो जो फेमस मुकदमे हैं या जितने हाई प्रोफाइल मुकदमे, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या उनको इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, लेकिन जो जनरल मुकदमे हैं जो है उसमें डेट पे डेट हो रही हैं, वो न्यायपालिका को अपने आपस में सुधार करके उसको ठीक करना पड़ेगा। क्या न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीश सत्ता की ओर आकर्षित तो नहीं होने लगे हैं? जी ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? जी जी। ये किस अनुमान के साथ आप कह सकते हैं? अब जो उनके पास मुकदमा लाया जाता है, अगर क्योंकि सरकार से जुड़े हुए मामले के लिए जब रात में अदालतें खुल सकती हैं, तो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए गरीब आदमी के लिए न्याय लंबित क्यों है? चलिए, संदीप जी के जो गुरु हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, शांतनु शर्मा जी, उनसे मैं ये जानना चाहता हूं, इस प्रश्न का उत्तर उनसे तलाशता हूं। शांतनु जी, सरकार से जुड़े हुए प्रश्न, सरकार से जुड़े हुए मामले के लिए रात में अदालतें खुल जाती है, संडे को जज साहब अपने घर में अदालत लगा देते हैं। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए गरीब आदमी के लिए न्याय लंबित क्यों है? देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है, तो ऐसा ही नहीं कि सरकारी व्यवस्थाओं के लिए न्यायालय जो है किसी भी तरफ नहीं रहता। न्यायालय केवल न्याय करने के लिए रहता है और सभी लोगों के लिए ये व्यवस्था कायम है। और ये अधिवक्ताओं की गलती के कारण भले वो ना हो पाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में तो व्यवस्था नहीं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में जब भी कोई संवैधानिक संकट आता है तो न्यायालय उसको परमिट करता है और वो न्यायालय द्वारा गठित पीठ में, चाहे वो घर पे हो चाहे माननीय उच्च न्यायालय में, सुनवाई की जाती है। ऐसा हमारा अनुभव भी रहा है, हम लोगों ने कई बार किया। शांतनु जी, आप दृष्टांत कार्यालय में बैठे हुए हैं, दृष्टांत न्यूज कार्यालय में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे एक प्रश्न पे हम आपकी प्रतिबद्धता जरूर चाहेंगे। एक ऐसा क्लाइंट, एक ऐसा आम नागरिक जो आर्थिक रूप से शून्य है, कमजोर है और उसका दमन हो रहा है, क्या उसको न्याय दिलाने में आप निःशुल्क कभी केस लड़ना चाहेंगे? कि जहाँ तक आपने ये इस बाबत प्रश्न पूछा है गरीबों को, ऐसा हम लोग अक्सर करते रहते हैं। और मिसाल के तौर पे एक संस्था द्वारा एक परवीन नामक लड़की के विचारण हेतु न्यायालय गया और जहाँ पर उसके पति और कुछ अधिवक्ताओं द्वारा उसके ऊपर हमला बोला गया और मारपीट की गई। और यह पूरी घटना जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने घटी और उस पर हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की और उस पर 392 लूट का मुकदमा कायम हुआ
और पुलिस सुरक्षा में उसकी गवाही। तो हम लोग हमेशा प्रतिबद्ध हैं और वकील समाज की जिम्मेदारी आज़ादी के आंदोलन से लेकर समाज के उस वर्ग को जो न्याय से वंचित है उसको दिलाना ही एडवोकेट्स का ध्येय होता है, और हम लोग उससे अपनी प्रतिबद्धता रखते भी हैं और आगे भी रखेंगे। शांतनु जी, लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का में विद्वान अधिवक्ताओं का एक दौर रहा है, एक इतिहास रहा है। वर्तमान में अधिवक्ताओं का एक और दौर देखने को मिल रहा है, जो राजधानी लखनऊ में जमीन और मकानों में कब्जों के रूप में देखा जा रहा है। अधिवक्ताओं की एक बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, जो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, नजूरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, असहाय लाचारों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? देखिए, ये बड़ा ही निंदनीय कदम है और उनको अधिवक्ता मानना एक अपने आप में प्रश्नगत विषय है कि जो न्यायालय में वर्तमान में प्रैक्टिस करने नहीं जाते, अगर उनको अधिवक्ता माना जाए तो मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक नहीं होगा। और इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में यह सुदृढ़ करने की COP जैसी और व्यवस्थाएं की हैं कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करता या जिनके पास मुकदमों का अभाव है वो न्यायालय में ना आए। और जो भू माफिया काला कोट पहन के कर रहे हैं, ये एक असामाजिक तत्वों का गिरोह है। इनकी निंदा करता हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन और सरकार से भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जेल भेजा जाए, ताकि आम जनता वकील और काले कोट से डरे ना। जबकि हमारा काम जो है देश में जो मूलभूत समस्याएं विधिक रूप से गरीबों के सामने या आम नागरिकों के सामने ज्ञान के अभाव में आती है, विधिक रूप से उनको सुदृढ़ करना, उनकी मदद करना, ना कि प्लाट पर उसको कब्जा करना आता है। राजधानी के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, काला कोट पहन के गुंडागर्दी करना, जमीनों पर कब्जा करना। आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? माननीय जज महोदय क्यों नहीं कार्रवाई करते इनके खिलाफ? नहीं, ये तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे घुस आए हैं, और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने विभिन्न आदेशों में ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई भी की है और CBI से जांचों उपरांत वो जेल भी भेजे गए हैं। और लेकिन समस्या इस बात की है कि यह विषय जो है पुलिस प्रशासन का है, उन्हें चिन्हित करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो कब्जेदारी का विषय है या जो किसी का प्लाट कब्जा करना है, उसमें पुलिस की साठ-गांठ के साथ करते हैं, और पुलिस उन अपराधी और जो काले कोट में वकील घूमते हैं उनके साथ साठ-गांठ करने पर ही यह घटना घटित होती है। पुलिस को सब पता है कि कौन वकील प्रैक्टिसिंग है, और जिन लोग के पास मुकदमे नहीं हैं या वो अन्य ठेकेदारी के कामों में लगे हैं, वो इसको अपना ढांचा बनाकर आगे करके सब करते हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूं कि पुलिस प्रशासन से कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जाए। तो आप थे लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु शर्मा जी, उनके जूनियर संदीप नारायण जी, जिन्होंने दृष्टांत कार्यालय में ये प्रतिबद्धता के साथ एक एक प्रश्न का उत्तर दिया कि नहीं, जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको निःशुल्क न्याय दिलाने में हम लोग अपनी भूमिका अदा करेंगे। आप सभी लोग शांतनु शर्मा जी के साथ हैं, शांतनु शर्मा जी की कोर कमेटी के सदस्य हैं। शांतनु शर्मा जी की चल रहे जो अभियान है उसके साथ एक साथ खड़े होते हैं। मैं कैमरामैन आदर्श के साथ अनु गुप्ता, दृष्टांत न्यूज।